हाय स्टूडेंट, जैसे कि टैक्सेशन में हमारा चैप्टर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी ये चैप्टर चल रहा है। और एसएससी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो किस तरह रिकॉग्नाइज करना है, उसकी कंडीशंस हैं और उससे रिलेटेड हम सम करके हैं। अभी देखो दूसरे टाइप का सम है, मीन्स क्या होगा, कोई भी एक एसएससी है, टैक्स पेयर है, उसकी इनकम आपको दी होगी, फिर आपको पहचानना है कि अगर जो ऑर्डिनरी है तो क्या उसके लिए टैक्सेबल क्या इनकम होगी, अगर जो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है तो टैक्सेबल इनकम क्या होगी, अगर जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उसके लिए टैक्सेबल इनकम क्या होगी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो हमें समझने के लिए पहले कुछ हमें इनकम कहाँ पे जनरेट हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमें दिया गया है पर्टिकुलर ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम है। फिर वेदर टैक्सेबल, क्या वो टैक्सेबल होगी, किसके लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और दूसरा नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया उसके लिए। ठीक है, ये ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये हमें दिए हुए हैं। तो अभी देखो इनकम जो होती है किस टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की। देखो फर्स्ट नंबर क्या बता रहे हैं, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर। देखो अगर जो भी मीन्स ऐसा सी है, अगर जो इनकम कमा रहा है कहीं पे भी, इंडिया में कमाए या आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी कमाए, पर पैसे कहाँ में मिल रहे हैं, इंडिया में मिल रहे हैं, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में मिल रहे हैं, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, तीनों के लिए। ठीक है, फिर वो ऑर्डिनरी हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो या एनआरआई हो, तीनों के लिए टैक्सेबल। इंडिया में पैसे मिल रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा सेकंड नंबर, इनकम विच एक्रूज और अराइज इज डीम्ड टू एक्रूज अराइज इन इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। अभी देखो इंडिया में ही अराइज हो रही है, इंडिया में ही अर्न कर रहे हो आप। ठीक है, इंडिया में अर्न कर रहे हो और पैसे कहीं पे भी मिले, इंडिया में मिले या आउटसाइड इंडिया मिले, कहीं पे भी मिले, तीनों के लिए टैक्सेबल। अभी आप इंडिया में कमाओगे तो टैक्स तो लगेगी ना। ठीक है, तो ये देखो दोनों में ये फर्क है भाई, आप अर्न कहीं, पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट में ऐसे बता रहा है आप कहीं पे भी अर्न करो, इंडिया में अर्न करो या इंडिया से बाहर अर्न करो, पर रिसीव्ड जो है इंडिया में हो, तो तीनों के लिए टैक्सेबल। और दूसरी पॉइंट में ऐसे बता रहा है कि आपका कहीं भी इंडिया में बिजनेस है, इंडिया में अर्न कर रहे हो और कहीं पे भी मिले, इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले, तो भी तीनों के लिए टैक्सेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट क्या बता रहे हैं, इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर कमा रहे हो एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में से बाहर ही मिल रहे हैं, फ्रॉम अ बिजनेस, एक बिजनेस में, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अभी देखो इसका मतलब क्या है भाई, इनकम जो है आप इंडिया से बाहर कमा रहे हो, ठीक है, और पैसे भी आपको आउटसाइड इंडिया ही मिल रहे हैं, पर जो बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ पर है, इंडिया में है। मीन्स इसका मतलब देखो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस मतलब इंडिया में भी होती है, आउटसाइड इंडिया में भी होती है। भाई ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांच इंडिया से बाहर है, ठीक है, इंडिया से बाहर है और वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय है, तो क्या होगा, उसको वहीं पे पैसे मिल रहे हैं, इंडिया के बाहर ही मिल रहे हैं, पर उसका कंट्रोल, उसकी जो हेड ऑफिस है वो समझो इंडिया में है, हेड ऑफिस, ब्रांच जो है वो आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी है, पर उसकी जो मेन कंट्रोल है, हेड ऑफिस है, वो इंडिया में है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकंड के लिए, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उन दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, और जो एनआरआई होगा उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर जो बिजनेस आउट ऑफ इंडिया है, पैसे भी आउट ऑफ इंडिया में मिल रहे हैं, पर क्या है उसका कंट्रोल इंडिया में हो, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए टैक्सेबल, एनआरआई के लिए नॉन टैक्सेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट, इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर एनी अदर सोर्सेज। देखो क्या बता रहा है भाई, आप इंडिया से बाहर कमा रहे हो, पैसे मिल भी इंडिया से बाहर ही रहे हैं, इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसका कंट्रोल कहीं पे भी हो, कंट्रोल इंडिया में नहीं, कंट्रोल अगर जो इंडिया में होगा तो फर्स्ट और सेकंड के लिए। अभी इसमें ऐसे बता रहा है इंडिया से बाहर कमा रहे हो और पैसे भी इंडिया से बाहर मिल रहे हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए टैक्सेबल होगा,
बाकी दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड एनआरआई उसके लिए फ्री हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगी उस इनकम पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट क्या बता रहे हैं, इनकम विच एक्रूज एंड अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड टू इंडिया प्रीवियस ईयर। देखो क्या बता रहा है, कोई इनकम है आपने प्रीवियस ईयर से पहले इंडिया से बाहर कमाया है, फिर इंडिया में आप लेके आ रहे हो प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखना आपने कमाया इंडिया से बाहर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से पहले कमाया, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से पहले कमाया और आप प्रीवियस ईयर में लेके आ रहे हो, तो क्या होगा, तीनों में फ्री। ध्यान रखना प्रीवियस ईयर से पहले वाली इनकम इंडिया में लेके आ रहे हो तो वो फ्री, तीनों के लिए नॉन टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कौन सी इनकम किस कैटेगरी में किस स्टेटस में टैक्सेबल हो रही है, ठीक है, इस तरह। तो अभी इससे रिलेटेड हम सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखो उसकी मीनिंग समझे, क्या बता रहा है, श्री जनार्दन फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। देखो ये प्रीवियस ईयर की इनकम बता रहा है, कौन है, श्री जनार्दन, ठीक है ना। 21-22 में अपनी इनकम शो करा, ये मेरी इनकम है, तो अभी कौन सी टैक्सेबल है कौन सी टैक्सेबल नहीं है वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो आप देखो क्या बता रहे हैं, अच्छा ये सब इनकम दी हुई है, ठीक है, फिर आगे नीचे देखते हैं, ये सब 9 इनकम बता रहे हैं, 9, फिर आगे क्या बता रहे हैं, फाइंड आउट इज टोटल ग्रॉस इनकम, उसकी हमें ग्रॉस इनकम निकालनी है, मतलब टैक्सेबल इनकम ही जिस पे टैक्स लगे, फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो 22-23 के लिए हमें निकालना है असेसमेंट ईयर 2022-23 है। अगर जो ये लिखा हुआ है 3 ऑप्शन है, इफ़ ही इज़ एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर जो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता जनार्दन तो उसके लिए टैक्सेबल इनकम क्या होती। दूसरा बोल रहा है इफ़ ही इज़ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, भाई ये रेसिडेंट होता पर ऑर्डिनरी नहीं होता तो उसके लिए टैक्सेबल इनकम क्या होती। अगर जो ये एनआरआई होता, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया होता, तो कितनी टैक्सेबल इनकम होती वो हमें, तो तीनों ऑप्शन के लिए हमें निकालना है। तो इस तरह आपको टेबल बनानी पड़ेगी, आप देख सकते हो इस तरह, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम ऑफ श्री जनार्दन, पर्टिकुलर जो भी इनकम है वो हम अभी पढ़ेंगे, ऊपर जो इनकम मिली हुई है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ये कॉलम आपको बना देने हैं, ठीक है। फिर किसके लिए टैक्सेबल है सिर्फ हमें वो लिखना है। तो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं किसके लिए टैक्सेबल होगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर इनकम है, क्या बता रहे हैं, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, भाई एग्रीकल्चर लैंड के लिए सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है और इंडिया से बाहर है, ये ध्यान रखना। अगर जो इंडिया में होता ना एग्रीकल्चर लैंड में इंडिया में कमाओ ना तो तीनों के लिए फ्री होता है, ध्यान रखना, तीनों में टैक्स नहीं, एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में होती तो टैक्स नहीं लगती है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया से बाहर है एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ से इनकम हो रही है, रिसीव्ड देयर और वहीं पे मिल रही है, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया बाद में लेके आ रहा है। तो कहने का मतलब बाहर कमाया और इंडिया के बाहर ही मिल रहे हैं पैसे, तो सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल होगी, कितनी है, 24,25,000, ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ फर्स्ट नंबर के लिए। अगर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो उसके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया से बाहर कमा रहा है और मिल भी इंडिया से बाहर ही रहा है, ठीक है ना, वो ध्यान रखो। देखो फर्स्ट नंबर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर है, रिसीव देयर वहीं पे मिल रहे हैं, आउटसाइड इंडिया से बाहर ही मिल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए अगर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो उसके लिए टैक्सेबल होगी, बाकी इनके लिए डैश डैश नहीं होगी इसके लिए। तो 24,25,000 जो है वही एक जीरो ज़्यादा हो गया, 24,25,000 है, ठीक है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट नंबर इनकम हुई। आगे देखें सेकंड क्या बता रहे हैं, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर है, डिपॉजिटेड इन फॉरेन बैंक, ये फॉरेन बैंक में ही भर रहे हो, कहने का मतलब हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया से बाहर है और पैसे भी बाहर की बैंक में ही, फॉरेन बैंक बोल रहा है, बाहर की बैंक में ही आ रहा है, तो सिर्फ जो फर्स्ट नंबर है उसके लिए ऑर्डिनरी होता तो उसके लिए टैक्सेबल होगा 13,60,000, ठीक है। तो देख सकते हो सिर्फ फर्स्ट नंबर के लिए जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल होगा, आप देख सकते हो। देखो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंट जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है वो इनकम है उसकी, और पर डिपॉजिट भी कहाँ हो रहा है, फॉरेन बैंक में है, इंडिया की बैंक में नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं आ रहे हैं, फॉरेन बैंक में मतलब उसको बाहर ही मिल रहे हैं,
तो सिर्फ फर्स्ट नंबर के लिए 13,60,000 और वो भी ऑर्डिनरी के लिए, बाकी दोनों के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर इनकम पढ़े, ये सेकंड हो गई। थर्ड नंबर ये आपको सोचना है किसके लिए टैक्सेबल है किसके लिए टैक्सेबल नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। फिर क्या आता है थर्ड नंबर, प्रॉफिट ऑन फॉरेन बिजनेस। भाई फॉरेन में कोई बिजनेस है उसमें से प्रॉफिट हुआ है विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखो उसका कंट्रोल इंडिया में है, कंट्रोल इंडिया में मतलब इंडिया में उसकी समझो हेड ऑफिस है, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए तो पूरा टैक्सेबल, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, दोनों के लिए टैक्सेबल, पूरा का पूरा 40 लाख। ठीक है, पर ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, 20 लाख इज रिसीव्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 20 लाख ऐसे हैं जो इंडिया में मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जो फर्स्ट नंबर है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए तो 40 लाख ही होगी दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसका कंट्रोल है, इसकी वजह से। और एनआरआई नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए नहीं लिखते, पर 20 लाख जो है वो इंडिया में उसको मिल रहे हैं एनआरआई को, तो एनआरआई के लिए सिर्फ 20 लाख होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वैसे नहीं होता एनआरआई में, पर 20 लाख उसको 40 में से 20 लाख इंडिया में मिल रहे हैं, तो एनआरआई के लिए नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए 20 लाख। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो मतलब फर्स्ट और सेकंड के लिए पूरी अमाउंट 40 लाख, जितना भी प्रॉफिट हुआ भले इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि कंट्रोल इंडिया से है, इसकी वजह से। ठीक है, आप थर्ड नंबर देख सकते हो, प्रॉफिट ऑफ फॉरेन बिजनेस। फॉरेन बिजनेस है विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, देखो इंडिया से कंट्रोल है, तो जो भी कमाओगे तो आपको ऑर्डिनरी और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, मतलब फर्स्ट और सेकंड के लिए पूरी अमाउंट, फिर कहाँ पे भी पैसे मिले, इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले, पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है 40 लाख 40 लाख। पर नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो एनआरआई है उसके लिए 20 लाख टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख उसको इंडिया में मिल रहे हैं, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में मिलेंगे तो 20 लाख पे टैक्स लगेगी, ये ध्यान रखना। तो एनआरआई के लिए आपको 20 लाख लिखना है। ओके, इस तरह सिंपल है, सिर्फ आपको सिर्फ समझना है किसके लिए टैक्सेबल है किसके लिए टैक्सेबल नहीं है, और कुछ भी नहीं। तो देखो क्या बता रहा है। इसके बाद फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी है, ध्यान रखना, ऑफ विच उसमें से 1/4 हैज़ बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। मतलब बोल रहा है फॉरेन सिक्योरिटी है उस पर इंटरेस्ट हमें कितना मिलना चाहिए, 1,28,000। उसमें से बोल रहा है 1/4 जो है वो ड्यू है, ड्यू हुआ है मतलब अभी तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है 1/4। फिर क्या है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। अभी देखो इंडिया में मिल रहा है, इंडिया में मतलब मिल रहा है तो सबके लिए टैक्सेबल होता है, पर जो अमाउंट अभी तक मिली नहीं है वो एनआरआई के लिए क्या होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब 1,28,000, ठीक है, उसका हम 1/4 करें मतलब कितना होगा, 3,200 नहीं मिले हैं, मतलब ड्यू हुआ है पर अभी तक मिले नहीं हैं। तो 1,28,000 में से 3,200 माइनस कर दूं तो 1,24,800, आई थिंक यही अमाउंट होगी, ये माइनस कर देना है, 1,28,000 में से ये माइनस कर देना है। ठीक है, तो 1,24,800 होगा, ये एनआरआई में जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, देखो जस्ट मैंने 96 दिखा रहा है, कुछ गलत कर दिया। अच्छा हाँ, मैंने 3,200 नहीं 32,000 होगा, सॉरी मेरी मिस्टेक है। आप देख सकते हो 1,28,000 है, उसका 1/4 करो 32,000 होगा, ध्यान रखना 32,000 होगा। ठीक है, तो 1,28,000 में से 32,000 माइनस करो तो 96,000 होगा। तो 96,000 जो है ये एनआरआई और दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन दोनों में 96,000 जाएगा। रीज़न क्यों? क्योंकि देखो बाकी बैलेंस जो है इंडिया में डायरेक्टली मिल गया है, और आप ये फॉरेन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, फर्स्ट के लिए तो पूरी अमाउंट, ऑर्डिनरी के लिए तो सभी टैक्सेबल होती है और पूरी की पूरी 1,28,000। बाकी जो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एनआरआई नॉन रेसिडेंट, उन दोनों के लिए ये 96,000 आएगा। मतलब 1/4 मैंने निकाल दिया, 1/4 ड्यू हुआ है पर मिला नहीं है, तो 96,000 तो मिल गया ना इंडिया में, तो उसका टैक्स लगेगा किस में, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, उसके लिए। आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटी, देखो फर्स्ट के लिए पूरी अमाउंट 1,28,000 और देखो इन दोनों के लिए 96,000, जितनी अमाउंट इंडिया में मिल चुकी है दोनों को मिली 96,000 इस तरह। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। अभी देखो फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखो क्या बता रहा है, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अभी देखो इंडियन कंपनी का डिविडेंड मिल रहा है, याद रखना इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड मिलता है ना, देखो एवरी ईयर जो रूल्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। पहले डिविडेंड मिलता था फुली फ्री होता था, इंडियन कंपनी है ध्यान रखना, इंडियन कंपनी से अगर जो डिविडेंड मिलता है तो फुली फ्री होता था, पर अभी अप टू 10 लाख तक फ्री है। डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होता है। देखो रूल्स एवरी ईयर चेंज होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड इस मतलब अभी जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ, इंडियन कंपनी से अगर जो आपको डिविडेंड मिल रहा है तो 10 लाख तक फ्री है, 10 लाख तक, ठीक है, ध्यान रखना अप टू 10 लाख फ्री है। तो इन्होंने कितना मिला 42,000, ये तो बहुत कम है, तो तीनों के लिए फ्री, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा होता तो उतनी अमाउंट टैक्सेबल। मैं समझो यहाँ पे 42,000 की जगह पे 11 लाख होता तो 1 लाख पे टैक्स लगती, ठीक है, इस तरह होता है। ये तो कम है, 10 लाख से कम है तो तीनों के लिए फ्री हो जाएगा। ध्यान रखना इंडियन कंपनी से डिविडेंड हो, फॉरेन कंपनी से नहीं, उसके लिए अलग रूल, ध्यान रखना, ठीक है। देखो डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, देखो तीनों में डैश किया हुआ है, डैश डैश डैश, तीनों में डैश किया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके, मतलब तीनों में फ्री, तीनों में टैक्स नहीं लगेगी। इसके बाद 6 नंबर देखो क्या बता रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम एन इंडियन बिजनेस। अभी देखो इंडिया में बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस है तो इंडिया में कमाओगे, पैसे कहीं भी मिले, इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर हो, तीनों के लिए टैक्सेबल, सिंपल है। क्योंकि आप इंडियन बिजनेस में से कमा रहे हो इन मुंबई विच इज़ मैनेज फ्रॉम एब्रोड, कहीं पे भी मैनेज हो ना, उसका कंट्रोल कहीं पे भी हो, इंडिया में या इंडिया से बाहर हो, बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में, इंडिया में कमा रहे हो तो इंडिया तो टैक्स लेगी लेगी, सीधी सीधी बात है। तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, 15,39,000 तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। देखो 6 नंबर, ओके, देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन बिजनेस, देखो तीनों के लिए टैक्सेबल, 15,39,000, 15,39,000, 15,39,000, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देखें, ये हो गया 6 नंबर। अभी देखो 7 नंबर, 7 पॉइंट में क्या आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अभी देखो इंडिया में सिचुएटेड है, अभी देखो कोई भी लैंड, जमीन हो, जमीन बता रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी है अगर जो इंडिया में है और इंडिया में कमा के आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो इंडिया पे आपको टैक्स देनी पड़ेगी, कंपल्सरी पे करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर है वो लैंड, ठीक है। फिर पैसे कहीं पे भी मिले, इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले, पर जमीन कहाँ की है, इंडिया की है, प्रॉपर्टी कहाँ की है, इंडिया की है, ये ध्यान रखना। विच वॉज एक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस के लिए बनाया, मतलब किसी के लिए भी आपने अर्न तो किया ना, इंटायर सेल प्रोसीड फाइल है, पूरा 5 लाख में आपने सेल किया है, रिसीड आउटसाइड और पैसे इंडिया से बाहर मिले हैं, आपने कमाया कितना प्रॉफिट, देखो भले 5 लाख में आपने सेल किया, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट 3 लाख है, ये है, तो ये टैक्सेबल आपको लिखना है 3 लाख, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये 3 लाख, ओके। तो और वो भी तीनों में आएगा, रीज़न क्या, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में है, तो इंडिया में है, पैसे कहीं पे भी मिले, इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। फिर भले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो या एनआरआई हो, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, आप देख सकते हो। देखो 7 नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में सिचुएटेड है और 3 लाख कमाया तो तीनों में 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तीनों में, इस तरह सिंपल, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट देखें, ये अलग अलग इनकम है वो आपको देखना है टैक्सेबल किसके लिए होगा, सिंपल। 8 नंबर, पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर, देखो आपको पेंशन मिल रही है, रिटायर हो चुके हो, पेंशन मिल रही है, पर पेंशन किस तरह मिल रही है, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, ऑनर, मालिक, जो भी बोलो, वो इंडिया का है, इंडियन एम्प्लॉयर बता रहा है, तो इंडियन एम्प्लॉयर है तो नेचुरली ये कहीं पे भी मिले, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अभी इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर, अरे इंडियन कंपनी तो इंडियन है ना, वहाँ पे आप उसकी पेंशन मिल रही है तो तीनों में टैक्सेबल होगा, ठीक है, इंडियन एम्प्लॉयर है इसकी वजह से, ओके, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, ओके, क्योंकि वो भी तो टैक्स माइनस करके फिर आपको रिटर्न आपको देगा ना पेंशन, ऐसे कैसे देगा, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरह। तो पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर, तो तीनों के लिए 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000, इस तरह, ओके। इसके बाद 9 नंबर लास्ट है इनकम, देखें कौन सी इनकम है, देखो क्या बता रहा है 9 नंबर, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में ड्यूरिंग 2020-21,
अभी देखो इनकम जो है 2021 प्रीवियस ईयर से पहले वाली है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? हमारा प्रीवियस ईयर है हमारा 2021-22 ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया। तो ये प्रीवियस ईयर से पहले की इनकम है, क्लियर बता रहे हैं। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 2020-21 मतलब प्रीवियस ईयर से पहले वाली इनकम है, इज ब्रॉड टू इंडिया, वो इंडिया में लेके आ रहे हैं ड्यूरिंग करंट ईयर, इस साल। तो पर इनकम प्रीवियस ईयर से पहले की है, तो मैंने आपको क्या बताया था, तीनों के लिए फ्री, हम पढ़ के आए ऊपर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर से पहले की इनकम होगी, फिर इंडिया में आप लेके आ रहे हो प्रीवियस ईयर से पहले वाली इनकम, तो वो फ्री हो जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप देखो तीनों में फ्री हो जाएगी, ओके। देखो ये 9 नंबर, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आएगा ड्यूरिंग 2020-21 मतलब प्रीवियस ईयर से पहले आपने कमाया, इस ब्रॉड लेके आ रहा टू इंडिया में ड्यूरिंग करंट ईयर, इस साल लेके आ रहा हो, तो देखो तीनों में फ्री, डैश डैश तीनों में, इस तरह, ओके। फिर क्या करना है, सब इनकम हो गई, अभी इन सब का आपको खाली प्लस करना है। 24,25,000, 13,60,000, 40,00,000, 1,28,000, 15,39,000, 3,00,000, 4,50,000, इन सब का प्लस करोगे तो कितनी इनकम आई, 1,02,02,000। ये ऑर्डिनरी के लिए इतनी टैक्सेबल, इसको बोलेंगे टोटल ग्रॉस इनकम, ये इस पर टैक्स लगेगी उसको, अगर जो ऑर्डिनरी होगा तो। और अगर जो ऐसा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, इन सब का टोटल करना है आपको, तो कितना है 63,85,000। और अगर जो NRI हो तो ये इस अमाउंट पे टैक्स लगेगी 43,85,000, ठीक है, 43,85,000, ओके, इस तरह। तो आपको ये ध्यान रखना है इनकम कहाँ पे हो रही है, किस तरह है, तो आपको खाली देखना है किसके लिए टैक्सेबल है, ओके। तो इस तरह ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।